अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। खबरदार, अगर अब एक भी लफ्ज़ तुमने अपने मुंह से निकाला उल्टा सीधा, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तुम मुझसे नाराज़ होकर अपनी दोस्त के घर चली गई थी, बस, और कुछ भी नहीं हुआ। किसने तुम्हारे साथ गलत? तुम्हारे साथ किसी ने भी गलत नहीं किया। कोई शख्स तुम्हारे वजूद को तार तार कर कर नहीं गया। वो इसको झंझोड़कर एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। अपनी आंखें इसको वैसे ज़्यादा आंखों में डालकर समझाना चाह रहा था। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त के घर गई थी। तुम वही लाइबा हो जो सुबह थी। नहीं उमर, ये तो धोखा है। मैं कैसे सबको अंधेरे में रखूँगी? ये सब जानते बूझते अब मैं मुझे कोई भी कबूल नहीं करेगा। मैं करूँगा तुम्हें कबूल। उमर की आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ डाला। लाइबा इसकी बात सुनकर सकत सी होगी। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली। मेरा नाश्ता, बड़े मज़े से टिशू बॉक्स में से एक साथ की टिशू खींचकर अपना चेहरा साफ करते ही बोली, नाश्ता यहाँ खुद चलकर तो नहीं आएगा। ज़ाहिर सी बात है, नाश्ता किचन में ही होता है। वो लाउंज में रखे सोफे पर नीम ज़्यादा लेटा लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए बोला। नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। लंबे बालों से कुश्ती लड़ती बड़ी मुश्किल से इनको कैचर में डालकर किचन की तरफ बढ़ी। एक चाय का कप प्लीज़, मेरा भी, मुस्तफ़ा ने मसरूफ़ से अंदाज में किचन का रुख करती सोहा को कहा। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। वो लैपटॉप साइड पर रखकर अपनी उंगलियों के परों में सर दबाते हुए बोला। और आपको चाय की नहीं बल्कि तेज़ाब की ज़रूरत है। वो आपके दिमाग को अच्छी तरह वॉश करके चमका देगी। वो चेहरे पर संजीदगी तारी करके बोलती किचन में चली गई। पीछे से इसको अपनी पुश्त पर मुस्तफ़ा की खुशबीन नज़रें खुद का पीछा करती महसूस हुई। नागिन के डंक से भी ज़्यादा जहरीली है ये लड़की, बड़बड़ाया। नाश्ता कहाँ है मेरा? चंद मिनट बाद वो वापस मुस्तफ़ा को अपने सर पर खड़ी नजर आई। मुस्तफ़ा ने खून का घूंट पीकर आंखों से बाजू कटाए और तेवर चढ़कर इसको देखा। अंडे, डबल रोटी, दूध वगैरह सारा नाश्ता किचन में मौजूद है। अभी तुम्हें किचन में जाते वक्त बताया तो था। वो तो मुझे पता है, मैं देख कर आई हूँ, मगर ये नाश्ता बनाकर ही खाया जाता है या फिर ऐसे ही खाया जाता है कच्चा? वो तंग आकर बोली। सोहा, मेरे दिमाग की चटनी मत बनाओ। जाओ अपने लिए नाश्ता बना कर लाओ। अगर नाश्ता बनाना आता तो क्या आपके सामने अपना बेजा खुश करती? अब चेहरे पर बेचारगी तारीख ये बोली। अंदर से मुस्तफ़ा की खिसाहट देखकर इसका दिल बाग बाग हो गया, वरना कुकिंग में तो वो दोनों बहनें ही माहिर थी। क्या मतलब? अब क्या तुम्हें चाय नाश्ता भी खुद से बनाना नहीं आता? मुस्तफ़ा के लहजे में हैरत थी। तो फिर क्या बना सकती है? वो उठकर बैठा और अपने दोनों हाथों से बालों को जगड़ते हुए पूछ रहा था। बेवकूफ़, मैं बहुत अच्छी तरह बना लेती हूँ। सोहा अपनी बतीसी की नुमाइश की। जानता हूँ। इसके अलावा तीखे लहजे में पूछा गया। अंडा, व मासूमियत से कहती अपनी कांच जैसी शफाफ नपीन पटपटाकर बोली। ओह, तो बस ठीक है, अंडा बना लो, ब्रेड से खा लो, चाय रहने दो। इसने सुकून का सांस लेना चाहा। चलो कुछ तो मोहतरमा को आया। 1 मिनट खरूस पैलेस, मेरा मतलब है अंडा, मतलब 0 0। वो एक हाथ में अपनी कमर पर टिकाए जबकि दूसरे हाथ के अंगूठे और शहादत से गोल दायरा बनाकर दरवाजे की चौखट के बीचों बीच खड़े मुस्तफ़ा के चेहरे पर मौजूद बेबसी देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त कर कर बोली। वो आंधी तूफान की तरह मुस्तफ़ा से उठकर किचन के दरवाजे के बीचों बीच खड़ी सोहा का एक बाजू अपनी मजबूत हाथ की गिरफ्त में लेकर इसको साइड पर करते हुए सोहा को इसके चेहरे पर नाराज़गी थी। आपका मुझसे नाराज़ होकर बात ना करना भी मेरे लिए एक नेमत है। वह बड़बड़ाई, मगर यह बड़बड़ाहट इतनी ऊंची ज़रूर थी कि मुस्तफ़ा के कानों को चूम चुकी थी। काश मेरा इस आफत को पड़ा यह दिल ना आया होता। अब अगर तुमने ये वॉशिंग मशीन की तरह चलती टन टन ज़ुबान बंद ना की तो याद रखना, मैं इसको काट दूंगा। वो हाथ में पकड़ी कैंची की तरह इशारा करते हुए बोला। अरे, इससे आप हरी मिर्चें ही काट लें। मेरी ज़ुबान लोहे और तांबे की है, कैंची से नहीं काटेगी। हाजिर जवाबी तो ख़त्म नहीं होती सोहा की। अगर तुम पटाख भर की ना होती तो बताता, मेरे पास 101 तरीके हैं ज़ुबान काटने के। मुस्तफ़ा चढ़कर बोला जबकि सोहा खामख्वाह दीवारों को देखने लगी। चेहरे पर खुफत और हया के रंग वाज़िया थे। मुस्तफ़ा बड़ी दिलचस्पी से इसके चेहरे के बदलते हुए तासरात को देख रहा था। कट कट हरी मिर्च काट रहा था। आउच, वो बेध्यानी में खींचा। अपनी शहादत की उंगली पे चोट लगा बैठा था। आपकी चाय, वो कॉफ़ी टेबल पर रख कर पलटी।
हमज़ा को कमरे में ना पाकर वो टकनी ज़रूर हुई, मगर फिर टेरेस का दरवाज़ा खोलकर देखा, समझ गई कि वहाँ मौजूद है। हमज़ा न जाने खलाओं में क्या तलाश कर रहा था। हाँ, वो चौंका था। शफ़ा की आवाज़ ने इसकी महूत को तोड़ा। वो खाली खाली नज़रों से इसको देख रहा था, जैसे शफ़ा की कही बात को सुन ही ना सका हो। मैं चाय लेकर आई हूँ, काफ़ी टेबल पर रखी है, आप पी लें। मैं किचन में जा रही हूँ, अभी बहुत सा कम पड़ा हुआ है। यही ले आओ मेरी चाय, आज ना जाने क्यों तलब सी हो रही है। शफ़ा को इसके लहजे में आज पहली दफ़ा रिखाई और खिंचाव का अंसर महसूस हुआ, जो इसकी शख्सियत का हिस्सा थी। वो बगैर कुछ कहे वापस कमरे में गई चाय लेने, और इसको चाय का कप पकड़ाकर वापस काम समेटने चली जा चुकी थी। फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली, कप जूं का तू इसके पास ज़मीन पर रखा हुआ पड़ा हुआ था। आप ही की चाय कब से रखे रखे ठंडी हो गई है। शफ़ा पूरा घर समेट कर जब दोबारा कमरे में आई, इस वक्त भी हमज़ा टेरेस में ही बैठा हुआ था। चाय बर्फ़ बन चुकी थी। शफ़ा ने इसको एक दफ़ा फिर टोका, होने दो बर्फ़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? जब पीनी नहीं थी तो बनवाई क्यों? वो इसके तासरात देखे बगैर अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। मेरा दिल बर्फ़ की मानी सट पड़ चुका है, ये तो फिर ठंडी चाय है। वो कप में भरी हुई चाय का कप और पर्च उठाने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, जब अचानक हमज़ा ने इसका हाथ कलाई से थामकर इसको देखते हुए कहा, मैं दोबारा गर्म कर देती हूँ। वो हमज़ा का लम्स महसूस करके बड़बड़ाई। पूरे वजूद में इसके सनसनी सी दौड़ी। क्या कुछ पल मुझे उधार दे सकती हो? वो अपनी गहरी आंखों से इसके मोती जैसी आंखों में झांकते हुए बोला, जहाँ हैरतों का जहाँ आबाद था। पल उधार? वो नसमझी से इसको देखते हुए यकीन और बेयकीनी की कैफियत में थी। इधर बैठ जाओ, कुछ देर के लिए मेरी तन्हाइयों की साथी बन जाओ, वो बारी लहजे में कहता इसको अपने पास ही फर्श पर बिठा चुका था। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शफ़ा को शपाशप गुजर हुआ। नहीं, मैं ठीक हूँ। लहजा इसकी ज़ुबान का साथ देने से इनकारी किए हुए था। आंखों ने बगावत कर डाली, कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं कर बैठे अनजाने में। वो अब समझ चुकी थी लहजा शरीर था। मैं इस जज्बे को फजूलियत में शुमार करता हूँ, गमगीन लहजे में कहा गया। सोच लें एक दफ़ा गरजू मैंने धड़कनों से शहादत ली, हो सकता है आपका ख्याल गलत साबित हो। हमज़ा का दोस्ताना रवैया देखकर वो हिम्मत करके बोली, मैं खारदार रस्तों पर चलना नहीं चाहता। पूरे चांद को देखकर हमज़ा ने एक नज़र इस दुश्मन जहाँ को देखकर कहा, और फिर न जाने क्या हुआ था कि वो इससे नज़रें चुरा गया। मेरी नज़रों में देखकर यही बात कही, वरना लहजा जो कहानी सुना रही है, कहीं मैं धोखा ना खा जाऊं। वो ठह ठह कर बोली, दिल उदास सा हो गया इस सितमगर की संग दिली और कठोर बातें सुनकर। मगर फिर भी दिमाग ने कहा, आज इस पत्थर से एक दफ़ा फिर सर फोड़ के देख ही लो। आर या पार, मैं झूठ नहीं बोलता, सच भी आप इस वक्त नहीं बोल रहे। आपकी आंखें तमाम तर राज फशां कर रही हैं। वो पुरइत्माद लहजे में बोली, मेरी आंखों में सिर्फ वीरानी है शफ़ा, सिर्फ तन्हाई बाकी। अगर मेरी धड़कनों को सुन सकती हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा सुनाई देगा, जो मेरे पूरे वजूद में फैल चुका है। आंखों से ख्वाब रूठे बैठे हैं मेरी, ये सब आपके बिठाए खुद साख्ता पहरे हैं, वरना मोहब्बत तो आप कब की मनवा चुके हैं। वो बज़दा हुई, इतना वसूख से मत कहो मेरा हाले दिल की तुम्हें क्या खबर। वो बोला, आपकी धड़कनें सब चीख चीख कर पता दे रही हैं कि मोहब्बत का निशाना आपको मदहोश कर रहा है, और तुम किसका नाम सुन रही हो मेरी इन धड़कनों की सरगोशियों में। वो न जाने क्या जानना चाह रहा था। अपना आपको मुझसे मोहब्बत है? वो हद दर्जी पर एतमाद से बोली, तुम्हारे खुद के बारे में क्या ख्याल है? अगर खुद मोहब्बत ना हो तो मोहब्बत करना अबस होती है। वो इसको देखकर आंखों में आंखें डालकर न जाने क्या जानना चाह रहा था। कहीं तो अपनी सांसों को गवाह बना लो, या फिर आखिरी धड़कन की गवाही तलब है। वो कहकर उठने लगी। दिल में अजीब सी उदासी ने घेरा लिया, मगर हमज़ा ने इसको यके बार फिर उठता देख एक दफ़ा फिर झटके से इसको खुद पर गिरा कर करीब दिया, खुद से इतना कि वो खुद हमज़ा की सांसों की तपश को बाआसानी से महसूस कर सके। इसका तलफ़ुज़ बिगड़ा, धड़कन यकाशक तेज़ हुई, जबकि शफ़ा की इतनी कुर्बत पर हमज़ा की एक हार्ट बीस हुई। मोहब्बत अगर हो गई तो हो गई, सब कुछ अच्छा लगेगा ना। जब मोहब्बत हो जाए तो कुछ भी बुरा नहीं लगता। वो इसको बावर करा रहा था, मगर दूसरी तरफ सुन ही कौन रहा था। शफ़ा ने हमज़ा की कुर्बत से खाइफ होकर अपनी पलकें झुका ली। वो मबहूत रह गया इसकी
इसकी उठी गिरती पलकों को चिलम कर देखकर। पलकों की झालरों को इसको वो यकायक दीवानावार देखता चला गया। कोई जादू सा था जो हमजा को शफ़ा से बांध गया। क्या तुम मुझसे खौफज़दा हो या फिर अपने आप मुझे सबूत करने से डर रही हो? वो इन बंद आंखों में क्या छुपा हुआ था? क्यों इन नैन कटोरों को खोलने से इनकारी करती हो? वो लम्हे में खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रही थी और वो खाइफ सी हुई। 14वीं की रात ही हमजा को लग रहा था जैसे शफ़ा चाँद से फूटती चांदी में नहा आ गई हो। चेहरा चांदी की मानिक दमक उठा। इस बेतसादम खुसारों पर गुलती सुर्खियाँ, फड़फड़ाते लब और लड़जड़ाती पलकें और थरथराना सरापा। अजीब सहर था माहौल में, जैसे फ़ज़ा ने कोई जादू टोना इन दोनों पर कर दिया हो। वो सारे मंजर को अपनी लपेट में लिए जैसे वक्त के धारे को अपनी मुट्ठी में जिगड़ गया। मुझे बहुत सारे काम है, वो खुद को बहुत मुश्किल से इस सहरा से आज़ाद किया कर बोली और दरकनों में तलब मुँह भरा। काम तो मुझे भी तुमसे है और बहुत ख़ास और अहम। वो भी इसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। लहजे में जज्बात का समंदर था। शफ़ा को बहुत कुछ महसूस करा गया। मुझे जाने दे प्लीज़। कुछ देर पहले खुद इत्मादी हवा हो चुकी थी। वो कंफ्यूज हो रही थी। हमजा की बोलती आंखें और बहुत कुछ चितनाने लहजे में। मुझसे कुछ देर पहले खुद इत्मादी हवा हो चुकी। वो घबराई तो गई। हमजा की बोलती आंखें और महकती कुर्बत से। इस कमरे में तुम्हारे अलावा तो कोई और नहीं है। फिर भी तुम्हारे मालूमात में इजाफा करके बता दूं कि मैं तुमसे ही मुखातिब हूँ। इस लिहाज से मेरा मतलब वाज़ेह है कि मैं तुम्हारी ही ज़रूरत है। जज्बात से चूर बारी लहजे में कहा गया और कमरे से बाहर निकलने के लिए टेरेस से बागी शफ़ा के पीछे वो लंबे लंबे डग बढ़ता इसका फ़रार होने का इरादा बांधकर तेज़ी से कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। मुबादा कहीं वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से चली ही ना जाए। मुझे जाना है बाहर, अभी बहुत काम बाकी हैं। रास्ता छोड़े। मेरा चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ चुका था। आंखों में सरसरी थी। वो अपना रास्ता रोके चट्टान जैसे मर्द के सामने कोई नाजुक सी कली लग रही थी। रास्ते से हटने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। वो गहरे लहजे में कहता शफ़ा को बुरी तरह से हवासो बाख्ता कर गया। वो इसको लू देते लहजे को महसूस करके खुद में सिमट सी गई। बुखला कर हमजा को कमरे का दरवाज़ा लॉक करते देखा। नाजुक अहमगीर लब एक दूसरे में बेवस्त होकर रह गए, जैसे आइंदा ना बोलने की कसम खा बैठे हों। कुछ देर पहले खुद तुमने मुझसे इकरार मांगा था। वो इसकी हिरनी जैसी वहशत ज़दा आंखों में अपनी आंखें डालते इसके दरमियान चंद कदमों का फासला भी मिटा चुका। मेरे जज्बातों को अपनी मोहब्बत की धीमी आँच से तुमने ही दिखाया है ना? वो इसका झुकाया हया से सुर्ख पड़ता चेहरा अपनी शहादत की उंगली से इसकी थोड़ी पर तकाकर ऊंचा करते हुए बोला, तो फिर अब ये ग्रीस और ये हिचकिचाहट क्यों? मैं आज सारे पर्दे गिरा देना चाहता हूँ। मेरा दिल तुम्हारे वजूद को संदल करने की ख्वाहिश कर बैठा है। वो उल्टे कदम पीछे हुई शफ़ा के थर थर कांपते हसीन सरापे को देखता दिलकशी से मुस्कुराया। यकायक हमजा ने इसकी दोनों कलाइयों को ले जाकर इसकी पुश्त पर अपने मजबूत हाथों से बांध दिया। शफ़ा के पूरे वजूद में हमजा के दुखते लम्स ने एक तूफ़ान सा बर्पा किया। हमजा प्लीज़, मैं किसी जज्बाती लम्हे की जद में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहती। लहजे में बेचाकी अरकम थी। नुकसान तो पहली रात ही तुम उठा चुकी थी, फिर अब नफ़ा और नुकसान कैसा? गमगीर और बारी लहजे में बावर कर गया। अभी वो खुद को संभाल ही ना सकी कि हमजा की बढ़ती हुई कुर्बत इसको निडाल कर रही थी। मगर हमजा ने यकायक इसकी कलाई को अपनी कैद से आज़ाद किया और इसके दोनों शानों के ऊपर ज़ोर डालकर इसको जहाज़ी साइड बेड पर गिरा दिया। ये थी ना तुम्हारी ख्वाहिश? लहजा किसी भी किस्म के तन से आरी था। बहुत सादा से लहजे में इस्तवार, नहीं, मैं बस आपके साथ ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रहना चाहती हूँ। वो उखड़ती सांसें और तेज़ से धड़कनी धड़कनों के दरमियान बहुत उटक अटक कर अपने हाले दिन बयान कर रही थी, जैसे ही हमजा की लू देती नज़रों का सामना गिरने से ग्रीस कर रही हो। मैं अपनी मोहब्बत का जवाब आपके इश्क की सूरत में वसूल करना चाहती हूँ। बेख्याली में अजीब सी ख्वाहिश कर बैठी थी अपने ही दिल से, मगर इस दुश्मनी जहाँ के सामने चाहते हुए भी कहने से कासिर थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ सोच में मगन हो? हमजा ने अपने ज़ेन तन की हुई शर्ट उतार कर दूर उछाली और इस पर झुककर ऐसे दरियात किया जैसे वो दिल का सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बेहतरीन शोहर। वो इसके दुपट्टे से ढके छुपे वजूद को अपने दाएं हाथ की मदद से दुपट्टा खींचकर इसके बेज़र से पर्दे भी आज़ाद कर चुका था।
शफ़ा ने हवास भागता होकर कुछ फासले पर उछाले गए अपने दुपट्टे को सटियाकर उठाना चाहा, मगर हमज़ा ने इसके करीब ही बेड पर बैठकर इस पर झुका था। वो इसकी कोशिशों को नाकाम कर गया। लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में मैनी खेज चमक लिए वो इसकी सहमी और खौफजदा कैफियत हर दर्जा महसूस हुई थी। कोई और वक्त होता तो वो किसी बरपरी हुई शेरनी की तरह इसके सामने रट कर खड़ी हो जाती और दो बदो मुकाबले पर उतर आती, मगर इस वक्त वो हमज़ा की बाहों के असार में कैद इसके रहमो करम पर थी। नहीं तो कुछ भी नहीं। वो अटक अटक कर बड़ी देर बाद इस काबिल हुई कि हमज़ा के चंद मिनट पहले वाले किए हुए सवाल का जवाब दे सके। हमज़ा की बढ़ती हुई जसारतें और इसका दुखता हुआ लम्स शफ़ा को मदहोश कर गया। क्या वो जीत गई या फिर जीत के हार गई? क्या हमज़ा को हासिल करने में फ़तह इसका मुकद्दर ठहरी थी? वो सोच रही थी मगर समझने से कासिर थी। वो इसकी सराहीदार गर्दन पर झुका और अपने लब से कई जसारतें करता चला गया। तुमने मुझे बहुत तड़पाया, इतना मैं खुद को बेबस और लाचार महसूस नहीं करने लगा। तुमसे और तुम्हारे इस दिलकश सरापे से मज़ीद दूरी मेरे लिए नामुमकिन है। आज की रात मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। तुम्हारे और मेरे दरमियान मौजूद हर पर्दा गिरा देना चाहता हूँ। तुम्हारे वजूद की खुशबू अपने अंदर उतार के अपने वजूद में बसा लेना चाहता हूँ। अपने वजूद की खुशबू से तुम्हारे हसीन सरापे को महका देना मेरी ज़िद बन चुकी है। वो जसारते तो ये आमादा मदम मदम सरगोशियाँ करता जैसे शफ़ा पर सहर फूंक रहा हो, इसको अपने बस में कर इन तमाम लम्हों में कैद करना चाहता हो, जैसे इसकी ख्वाहिश थी शफ़ा को बेबस करके इसकी तमाम तर्राफ फरा कर देना। बहुत अनोखा अंदाज था, मोहब्बत जताना, जज्बात से चूर करब को पर हद तक आंच बख्शना। एक तो कमरे की तारीख अजब असरार फूंक रही थी इस पे, या फिर शायद कोई ख़ास मंतर जंतर। वो समझने से कासिर थी, जाने क्या चाहता है वो अब इससे। क्या वाकई वो इसको कबूल कर चुका है दिल से, या फिर ये भी इंतकाम का एक हरबा है इसके लिए। जो भी था वो खुद भी इस मोहब्बत भरे लम्हों को कैद कर देना चाहती थी हमेशा के लिए। प्लीज़ हमज़ा, मैं झुलस रही हूँ, मेरी सांसें थम रही हैं, मुझे जाने दें। इसके लबों पर शहादत की उंगली को रखकर इसको चुप करा दिया गया। मैं महरम हूँ तुम्हारा, मुझसे ये झिझक तुम पर सूट नहीं करती। वो इसकी दोनों कलाइयों को जगह कर अपने मजबूत बारी हाथों से ताला लगा गया। शफ़ा के लिए तमाम राहें बंद कर चुका था, पलकें लड़जड़ा कर शिकार हो चुकी थीं। कटावदार होठ कपकपा रहे थे, पूरा वजूद इसका सर्द पड़ चुका था। हमज़ा ने फारगानी लटानी नज़रों से लड़ती सहमती हया से चूर इस दुश्मनी जान को देखा और फिर आहिस्ता से इसके कमर के गिर्द हिसार बांटते हुए चंद दिन का फ़ैसला भी मिटा दिया। इसके थर-थर सर्द लबों को दिलचस्पी से देखते हुए इसके कपाती लबों पर अपने दुखते हुए अंगारे की मानित लब रख दिए। चांदनी रात थी, तारों भरी, जबकि चांद इस खूबसूरत मिलन पर मुस्कुरा रहा था। दादी अस्पताल से घर आ चुकी थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे रात के खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होते, साथ साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। खिलाफ़े ममूर हमाद भी खुशगवार मूड में फजर से हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था। बाबा सही, मुझे हवेली जाना है। बातचीत के दौरान यकायक फजर ने हल्के फुल्के लहजे में कहा और तायराना जांचती हुई नज़रें वहाँ बैठे नफूसों पर डाली। बेटा, ये ही तो है हवेली, गज़ल ने घबरा कर कहा, जबकि हमाद के तासरात में वर्गानगी से गर घेर लिया। नहीं अम्मा, मुझे आप लोगों की आबाई हवेली जाना है। बेटा, आपने किसने कहा कि इस हवेली का कहाँ है? मेरा मतलब किसने इस वीरान हवेली का कहा? वो गमगीन हुए, जबकि चेहरा तरीक़ी की ज़द में लहजे में करब नुमायाँ थे। मुझे कौन बताएगा? तंजिया मुस्कुराहट ने फजर के चेहरे पर अहाता किया। ये तो वो बात है जो मैं अज़ल से जानती हूँ। आँखों में वही ख़ास चमक उभरी। दादी ने टक कर फजर के चेहरे और इसकी चमकती आँखों को देखा। अस्सलाम वालेकुम, ये कि आप लोगों ने मेरे बगैर ही खाना शुरू किया? लहजे में मसनूई खुफ्तगी तारी थी। अभी फजर मज़ीद कुछ और भी कहती जब अरमगान ने डाइनिंग एरिया में आकर सलाम किया। फजर की आंखों की चमक मानत पड़ चुकी थी। वालेकुम सलाम, फजर ने चहकते हुए जवाब दिया और अरमगान के स्माइल को वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अरमगान को मुस्कुराकर अपने बराबर में बैठने का इशारा करने लगी। हमाद और गज़ल हैरान थे फजर की कही बात पर, मगर ये सोचकर मुतमईन हो गए कि शायद अरमगान ने इसके सामने आबाई हवेली का जिक्र किया हो। फजर इनकी अजीब पुरअसरार सी लगी इस वक्त। चलिए ना, हिम्मत करके छत पर चलते हैं। रात के 1 बजे का वक्त हो चुका था जब फजर इसके बाजू पर सर रखे लेटी और अनोखी ख्वाहिश कर डाली।
यार कभी तुम मुझे सोने नहीं देती, कभी तुम्हारी ये नन्ही नसी ख्वाहिशात। वो इसके चेहरे पर आई शरीर लिट्टों के कानों के पीछे अड़सते हुए बोली। आपकी बातों में तसाद है, वो खुफ्तगी से कहती इसके सीने पर मुक्का रसीद कर कर बोली। क्यों भाई बेगम साहिबा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसकी सतून नाक में पुरोई हुई बाली को घुमाते हुए पर हद लहजे में बोला। इतने भी मासूम नहीं है आप, मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ आप कितने पानी में हैं। खूब अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ आप मेरी बातों का मतलब। फजर मुंह खोलकर खफा खफा सी बोली, यार मुझे तुम्हारी इस तरबूज जैसे मुंह से सुनने का शौक़ है ना, क्या करूँ? ये सब इस आवारा दिल का फैला हुआ खड़क है। वो इसको खुद से करीब कर चुका था। इस दफ़ा फिर और लहजे में मसनूई बेचारगी समोए गई। चलिए ना प्लीज़ मानी, मुझे छत पर जाना है। फजर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, रात के इस वक्त मुझे छत पर लेकर जाओगी? टाइम देखो 2 बजने वाले हैं, अब तो दूसरा पहर भी शुरू है। अरमगान शदीद नींद में था। वो किसी न किसी तरीके से फजर को इस वक्त टालना चाह रहा था। देखो आज 14वीं की रात है, तुम क्या करोगी छत पर जाकर? मुझे इसकी चांदी से नहाई हुई रात को महसूस करना है। चांदी रात में और आप, उफ कितना रोमांटिक माहौल होगा। चेहरे पर चमक उगरी और अपनी बात पर भूसित थी। मानता हूँ मोहब्बत अंधी होती है, मगर अभी भी इतना अंधा नहीं हूँ मोहब्बत में कि रात की इस वक्त अपनी नींद की कुर्बानी देकर छत पर जाकर तुम्हारे साथ मटर गश्त करता फिरूँ। वो अब्बासी लेते हुए नरमी से बोला। फिर दादी भी मना करती हैं इस वक्त बिलावजह छत पर जाने से, और आज तो फिर पूरे चांद की रात है। वो संजीदा लहजे में डरने की भरपूर एक्टिंग करते हुए कह रहा था। क्यों, क्या आपको खौफ आता है भटकती हुई रूहों से? लहजा मायनी खेज इसलिए था जबकि आंखों में ना चाहते हुए वही खास चमक थी जो लम्हे भर हज़ारों हिस्सों में महदूम होकर गायब हो चुकी थी। नहीं, मुझे भटकती रूहों से खौफ नहीं आता। मुझे तो बस एक ही रूह से खौफ आता है जो इस वक्त बड़े मज़े से मुझे नींद में जाने से रोक रही है। और अगर वाकई आपके साथ आपके बेड पर एक रूह मेरे रूप में हो तो ये ज़ोर देकर कहा गया जबकि लहजे पर असरियत इसलिए थी। तो मैं ऐतल कुर्सी का वेट करूँगा और इस चुड़ैल को भगा दूँगा। वो बड़े मज़े से कहता इसकी तरफ देखा। बगैर करवट बदल चुका था और मुंह पर तकिए रखे सोने की मुकम्मल तैयारी कर रहा था। फजर कुछ देर तक एक ही जाविये में बैठी इसको देखती रही, जबकि वो तो अब गहरी नींद की वादियों में भी कदम रख चुका था। मानी के हल्के हल्के खराटे कमरे में गूंज रहे थे, जिसका मतलब वाजिया तो वो आके ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा हो। फजर में कानी अंदाज में उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर से गुजरती हुई छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अजीब सी मकनातीसी थी फ़ज़ा में इस वक्त, जो पूरे कॉरिडोर को अपनी लिपट में लिए हुए थी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाती वैसे वैसे तेज़ हवा के झोंके कॉरिडोर में सरसियत करने लगे। कॉरिडोर से आती तेज़ हवा के झोंकों को महसूस करके हमाद साहब जो के कॉरिडोर से हल्की अपने स्टडी रूम में थे, वो अक्सर रात को नींद ना आने की वजह से स्टडी रूम में आकर बैठ जाया करते और दाऊद की पसंदीदा किताबों में से एक किताब निकालकर कई दफ़ा पढ़ी हुई किताबों को भी पढ़ देते। वो कॉरिडोर से आती तेज़ मोती की खुशबू और असाब को जोड़ती हुई हवा को महसूस करके अपने स्टडी रूम से बाहर निकले। इस ख्याल के तहत कि शायद किसी मुलाजिम से गलती हुई, वो खिड़की खुली छोड़ गया और इसने बेख्याली में फजर इस वक्त हमाद साहब ने नासमझी से कॉरिडोर अबूर करती फजर को देखा और फिर एक नज़र कॉरिडोर में लगी दीवार घड़ी पर देखा जो ठीक 2 बजे का पता देती महसूस हो रही थी। वो कुछ परेशान सी होकर इसके पीछे चल दिया, ये सोच कर के कहीं किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि फजर को हवेली आए आज चौथा दिन था। वो कहीं इस वक्त वसी अरीस हवेली को भूल भुलैया से वाकफियत रखती थी। हमाद साहब जैसे ही कॉरिडोर के आखिरी हिस्से पर पहुँचे, सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह पर जम गए। अंगूठे के दूसरे हाथ में सख्ती से बींच कर बोला गया, क्योंकि कॉफ़ी गहरा कटाव लगा था। क्या हुआ? जो बड़े मज़े से शेल्फ पर चढ़ी बैठी बेफिक्री से पैर हिला रही थी, यकालक इसको तकलीफ़ में देखकर शेल्फ से उठी। कुछ नहीं, मामूली सा कट। वो लब बींच कर बोला, ये मामूली सा कट है, आपको मामूली सा कट ले कहते हैं? खून टपक टपक पर फर्श पर गिर रहा था। वो परेशानी से लहजे में गोया हुई बेहवासी इसके चेहरे पर अरकम थी। मुस्तफ़ा इसके हाथों की वाजिया लर्जिश को महसूस कर सकता था। आंखों में खौफ और हरस की तहरीरें। ये वो कभी इसके हाथ को देखती तो कभी सफ़ेद मार्बल के फर्श पे बहते लोग को, मगर ये कि चंद ही लम्हों में वो खुद होश खराना से बेगाना इसकी बाहों में झूल गई। ओ माय गुडनेस, मुझे मरहम लगाना चली थी मोहतरमा,
और ख़ुद ही ज़रा सी चोट से निकलता लहू बर्दाश्त ना कर सकी और ख़ुद दिमाग के सेल को माऊफ करके होश से बेगाना हो गई। सर फिरे लड़की वो इसको किचन से अपने बाजुओं में भरकर लाउंज में रखे सोफे पर लटाते हुए बड़बड़ाया, जबकि घनी स्याह तराशी हुई मूछें तले लाभ बहुत दिलचस्पी से महराए। बहुत बचना है तुमसे, न जाने कब तक बड़ी होगी। मुस्तफ़ा कहाँ दिल लगा बैठा तो तौबा, बहुत पापड़ बेलने होंगे इस लड़की को बड़ा करने और अक्ल दिलाने में। मुस्कुराहट चेहरे पर थी। सोहा के सभी चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में रखते हुए बेखुद साख्ता इसको सोचने लगा और अब ठंडे पानी की छींटे इसके गुलगुलार चेहरे पर छिड़कता इसको होश की दुनिया में लाने में थे। मुस्तफ़ा वो हल्की हल्की सी होश में आते हुए टूटे फूटे लफ्ज़ों से इसको पुकार रही थी। चेहरे पर अभी भी मुस्तफ़ा की ज़ात को लेकर फ़िक्र और परेशानी का असर मौजूद था, जबकि शहद रंग पलकें अब हल्की हल्की लर्ज़ों के साथ हवा हो रही थी। कितना खूबसूरत मंजिल था मुस्तफ़ा के लिए कि कोई इसके लिए इस कदर फ़िक्रमंद था। इसकी तकलीफ़ सोहा की बर्दाश्त से बाहर थी। वो खुद होश कुर्बाना से बेगाना हो बैठी। एक अनोखा और ख़ूबसूरत सा एहसास मुस्तफ़ा को अंदर तक राहत बख्श गया। शुक्र अल्लाह के तुम्हें होश आया। वो इसके शफाक बेदाग चेहरे पर पानी का छिड़काव करता गहरी सांस भर के बोला। चेहरे पर यकायक इत्मीनान के साए फैले हुए थे। इतना नाजुक दिल है तुम्हारा कि ज़रा सा खून तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे तो बड़ी आफत की बुढ़िया बनती रहती हो। वो इसके सर को अपने एक हाथ से थोड़ा ऊंचा उठाकर पानी का गिलास इसके हमकार लबों से लगाता गमगीन और बारी लहजे में बोला, आप ठीक तो है ना? आपकी चोट कैसी है? अब खून तो नहीं निकल रहा? कई सवालों की बिछाड़ एक साथ की वो हवास बासाख्ता सी लेटने उठ बैठी और सिसकते हुए इसके सीने से जा लगी। रिलैक्स सोहा, मैं ठीक हूँ। वो ना चाहते हुए भी कुछ झिझकते हुए इसकी पुश्त को सहलाते हुए दिलासा देने लगा। इसके पुरहद लम्स को महसूस करते वो यकदम जबकर इससे फासले पर हुई और खुफ्त व हया से इसका चेहरा सख्त हुआ। मुस्तफ़ा बहुत अच्छी तरह से जानता था वो इसके ग्रीस को। वो नाजुक कमसन सी लड़की कहाँ इस जैसी कसरती डील डूल के माल को शेख मर्द की आँच देती कुर्बत को झेल सकती थी। वो तो मुस्तफ़ा के आगे एक बहुत नाजुक सी कांच की गुड़िया की मानद थी, जो ज़द बराबर भी बेख्तियारी से छूने से टूट जाती। वो ब्याह करने से कासिर थे। वो इसके लिए क्या है जो लफ्ज़ों में बयां होना नामुमकिन है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम्हारा दिल तो बिल्कुल चिड़िया जैसा है, जो इसके सर पर हल्की सी चित लगाता माहौल को हल्का फुल्का करने की गर्ज से अपनी आदत के बरखिलाफ इसको चिढ़ने और तंग करने लगा। काफ़ी हद तक वो सोहा की खुफ्त मिटाने में कामयाब हुआ। वो अब इंतहाई फ़िक्रमंदी से इसके मजबूत और बारी हाथों को टटोलते हुए ज़ख़म की नीयत को किसी माहिर डॉक्टर की तरह जांच रही थी। अगर आप ठीक है तो लाए मेरे सामने अपनी हथेली फैलाई। मासूमियत से पूरे अंदाज में ख्वाहिश जाहिर की गई। मुस्तफ़ा ने इसके चेहरे को अपनी आंखों के हिसार में लिया। नशीली कांच जैसी आंखें जिस पर शहद रंग और घनी पलकों का झालर, सफ़ेद मैदे की माने चेहरे पर गिलती हुई लहू रंग की सुर्खी, गुलाबी पंखुड़ी जैसी खामदार लब और इस पर तसादस होंठ के नीचे तिल जो रोने की वजह से मज़ीद सुर्ख हो चुकी थी। दिलकश तराशा नाजुक हसीन सरापा तमाम तर हश्र सामानियों से लबीस था। वो खबर काफ़ी देर तक जब मुस्तफ़ा ने इसकी बात पर कोई रद्द अमल नहीं किया तो खुद सोहा ने इंतहाई परेशानी और फ़िक्रमंदी से इसके मजबूत और बारी हाथ को टटोल कर चोट को मानी किया और इसकी हर इंदाज से फ़िक्रमंदी आया थी। आंखों के डोरे सुर्खी लिए हुए थे, जो इस बात का खमार थे कि वो अभी खुद पर बहुत मुश्किल से ज़ब्त किए और बंद बैठी है, वरना अश्कों को रोकना इसके बस की बात ना थी। जबकि मुस्तफ़ा बेसूद और बेबस सा होकर इसको तके जा रहा था। कितनी परेशान थी इसके लिए, किस कदर मासूमियत और फ़िक्रमंदी इसके चेहरे पर थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप हैं कि मुझे सुन नहीं रही? वो आय खाइफ सी हो रही थी इसको डबते हुए बोली। चंद ही लम्हों में इसका कुर्ता जो वो जेबतन किए हुए थी दांतों से फाड़कर दामन वाले हिस्से से एक लंबी सी चंदी फाड़कर अलग कर चुकी थी। वो अब बड़ी इत्मीनान से वही चंदी से बांधी हुई पट्टी इसकी हथेली पर लपेट रही थी। मुस्तफ़ा हैरत और बेयकीनी से इसको देख रहा था। मैंने ये सुना था कि हीरोइन अपना दुपट्टा फाड़ के हीरो के ज़ख्म को मरम्मत करती है, मगर ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि अपने दामन वो भी हीरोइन से उधार लेकर कुत्ते का कितने आराम से शहीद करके हीरो के ही हाथ पर बांध रही है।
वो खुद को हीरो और इसको हीरोइन की तशबीह देते हल्के फुल्के अंदाज में कहका लगाते हुए हंसने लगा। वो बहुत कम हंसता, मगर सोहा ने शायद इसको हंसना सिखा दिया था। वो लम्हा बार को इसके हंसी मजाक करते अंदाज को देखती रही। कितना डैशिंग लग रहा था वो इस नए लहजे में, वरना हमेशा चेहरे पर खनकी और सख्ती रहती। प्लीज़ आप इस वक्त मजाक तो मत करिए, मेरी वजह से आपका खामखा हाथ कट गया। वो खाइफ होकर घबराते हुए लहजे में पेशानी से बोली। मुस्तफ़ा का दिल चाहा इसको ज़ोर से खुद में बीच ले और ख़ुद भी अपने हिसाब से निकलने ना दे। हाँ, मगर फ़िलहाल नामुमकिन है। ठंडी आँख भर कर रह गया और बेबस सा होकर खड़ा हुआ। अरे मुस्तफ़ा भाई, कहाँ जा रहे हैं? वो दोस्ताना लहजे में इसके जज्बात से फ़िक्रमंदी लहजे में बोली। न जाने कब इस वक्त बाई के दम छिलने से मेरी जान छूटेगी। धीमे से बड़बड़ाई और मुस्कुराते लब कल्स के सुखड़े थे। बुनरे एक दफ़ा फिर तन गई। कुछ देर पहले वाला खुशगवार मुँह दोबारा कहीं दूर जा चुका था, तो वापस वही मुस्तफ़ा बन चुका था। वो वापस सख्त गिर और हाकिम मिजाज बन बैठा। कहीं नहीं तुम्हें भूख लगी है ना? मैं नाश्ता लेकर आता हूँ बनाकर तुम्हारे लिए। वो बगैर इससे नज़रें मिलाए बाई लहजे में कहता किचन की तरफ बढ़ा। नहीं, आप रहने दें, मैं बना लेती हूँ। अब तो वैसे भी दोपहर का वक्त हो रहा है, मैं ही खाना बनाऊँगी दोपहर के लिए। वो लापरवाही से कहती ये भूल चुकी थी कि मुस्तफ़ा के सामने इसने यही जाहिर किया कि वो किचन का कोई काम नहीं जानती। मतलब वो चौंक कर पलटा और तेवरियाँ चढ़ाता इससे इस्तफार कर रहा था। लहजे में हैरत के साथ तकियापन भी था। मारे गए वो यकदम गड़बड़ाई। चेहरा लट्ठे के माने सफ़ेद था, जबकि ज़ुबान दांतों तले थी। दत्त तेरे की सोहा, अब तू कूदेगी खड्डे में खुद ही गिरने की तदबीर कर डाली। वो बुरी तरह से ठियाई। जब उखली में सर दे रही थी तो अब फिर चोर से कैसा डर। मुस्तफ़ा की खुशबीन आवाज़ सोहा को लर्जा गई। तुम अंदर चलो, बेवकूफ़ों वाली हरकत मत करो। नहीं उमर, प्लीज़ आप मुझे किसी यतीम खाने छोड़ाएं। मैं घर में दाखिल होने की खुद भी सकत पैदा नहीं करती। पागलों वाली बातें मत करो, कदम बढ़ाओ और अंदर चलो। वो हल्के बुल्के बोल रहा था, कहीं कोई इस वक्त बाहर न आ जाए। लाबा की उजड़ी बिखरी हालत इसके साथ हुई ज्यादती का चीख चीख कर पता दे रही थी। वो दोनों इस वक्त घर के अंदर खिलने वाले दाखिली दरवाजे पर खड़े थे। रात के 2 बजे का वक्त था। वो जानकर इसको लेकर देर से घर पहुंचा ताकि घर के सभी अफराद अपने कमरों में जा चुके हों। जब तक वो दोनों घर पहुंचे तो खैर से खासी देर हो गई। घर के सही दरवाजे पर 12 बजे तक सब जा चुके थे। जूं ही सोहा दाखिल हुई वो अपने कमरे में बंद हो चुका था। आयमा के कई दफ़ा आए फ़ोन पर वो कह चुका था कि लाइबा की दोस्त ने खाने पर रोक लिया और बारिश होने की वजह से आने ना दिया। जैसे ही मौसम कुछ साफ़ होता वो फ़ौरन निकल आते हैं। वो नहीं जानता था आयमा मुतमईन है या नहीं, मगर इसने अपनी बात कहकर झट फ़ोन बंद कर दिया और दूसरे ही लम्हे घर के एक और वफ़ादार मुलाजिम को फ़ोन करके कहा कि 11:30 बजे या 11:45 बजे के करीब वो जाकर रहमान साहब के बेडरूम में कह दे कि उमर साहब लाइबा बीबी को छोड़ गए हैं। वो अपने बेडरूम में आराम कर रही हैं और लाइबा बीबी ने आप सबसे सुबह मिलने का कहा है। वो बहुत थक चुकी थी, सोना चाहती थी, और अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि वापस कहीं काम से चले गए। उमर ने लाइबा को बचाने के लिए तमाम तदबीरें कर डाली। मुलाजिम से भी इसने इस तरह बात की कि वो किसी भी किस्म के शक व शब में ना पड़े। उमर ने इससे इस तरह की बात की जैसे वो लाइबा को अभी के अभी घर छोड़कर गया हो। वो घर में सबको सोता देख किसी को भी जगाने की बजाय इसको फ़ोन करके बताकर वापस जा चुका था। उमर, आप मेरी बात समझिए प्लीज़। ये वो सच है जो मेरे दोनों ममानियों की जहादीदा नज़रों से ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता। वो बेबसी से बोली, जबकि आंखें मुसलसल गुरियावज़ी पर तिली हुई थी। कभी भी नहीं होगा और ना ही तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें हर कीमत पर किसी रखवाले की तरह हर मुश्किल से बचा लूँगा। एक दफ़ा देर कर चुका हूँ, मगर अपनी जान पर खेल जाऊँगा। मगर कभी तुम तक पहुँचने में देरी नहीं करूँगा, ये मेरा वादा रहा। वो इसकी आंखों में देखते हुए खुद इत्मीनानी से कहता, इसको अपनी वफ़ाओं का यकीन दिला रहा था। यकदम लाइबा इसको अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी लगती। कितनी कमसन थी वो कल तक, और आज वक्त ने इसको यकायक ही कितना बड़ा कर दिया। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें मुजरिम को तुम्हारे सामने लाऊंगा, फिर तुम जो सज़ा चाहो इसको खुद दे लेना, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। वह गमगीन लहजे में कह रहा था। जब इस शख्स को सोचते हुए इसकी आंखों में खून उतर आया, जिसको इसने देखा तक नहीं। लाइबा ने सिसकते हुए इस अजीम शख्स को देखा जो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इसके साथ किसी मजबूत और ऊंची चट्टान की तरह खड़ा था। मुझ पर भरोसा करती हो ना? वो इसको शानों से थाम कर
इसके सामने अपनी चौड़ी हथेली फैलाकर बोला। आंखें मुतज़िर थी, वो खुद पर एतमाद था। लैबा ने अपने लर्जाते और कांपते हाथ इसके हाथ में थमा दिए। चलो अंदर और बेफिक्र रहो, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक महफूज पहुंचाऊंगा और किसी की भी नज़र तुम्हारे पर नहीं पड़ेगी। वो सरगोशी में कहता घर का दरवाज़ा खोलकर एहतियात से लाउंज अबूर करता। ऊपर पहली मंजिल पर इसको इसके कमरे तक पहुंचा चुका था। वो इसके कमरे में पहुंचकर अच्छी तरह इस पुरसकून रहने की हदायत करके पलटा ही था। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम दोनों रात की इस वक्त तन्हाई में? साहबजादे, तुम क्यों लैबा के कमरे से निकल रहे हो इस वक्त? रहमान की जटानतेदार आवाज़ पूरे कमरे की दीवार को हिला गई। कुछ देर पहले कॉरिडोर से गुजरती फजर अब न जाने क्यों कहाँ गायब हुई, जबकि इसका सुर्ख दुपट्टा फर्श पर पड़ा हुआ था। हमाद साहब अभी हैरत की जद में थे जब इनकी नज़र दुपट्टे से थोड़े फासले पर फजर की टटोल लाल, सफ़ेद और हरी चूड़ियों पर पड़ी। वो साकत वसल से रह गई। फजर बेटा कहाँ हो तुम? वो अब बाकायदा इसको आवाज़ दे रहे थे। परेशानी इसके लहजे में आया थी। पूरा वजूद पसीने में पूरी तरह नहा रहा था। अभी तो वो इसकी आंखों के सामने से गुजरी, फिर अचानक वो कहाँ से गायब हुई? क्या हुआ? सब खैरियत है ना? गज़ल बुखला के अपने कमरे से भागती हुई हमाद तक पहुँची। इनको फजर की देती आवाज़ सुन गई, जबकि हमाद सब अपनी चूड़ियाँ और दुपट्टे एक दौरान नज़र डालते आगे बढ़कर छत पर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुके थे और मुसलसल मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखे फजर को आवाज़ दे रहे थे। नहीं, कुछ नहीं, तुम अभी इस वक्त मान के कमरे में जाओ और देखो फजर ठीक है ना? वो बदहवासी के आलम में चेहरे पर हाथ फेर कर बोला। लेजा हद दर्जा वहशत ज़दा था। अच्छा, आप रूम में चले, मैं जाती हूँ और देखती हूँ। वो ज़बरदस्ती इसका बाजू पकड़कर बोली। 1 मिनट मेरे साथ चलो कॉरिडोर की तरफ। वो गज़ल को अपने साथ खींचते हुए तेज़ कदम बढ़ाकर कॉरिडोर में वापस आई। ये देखो क्या है? क्या देखूं? यहाँ तो कुछ भी नहीं। गज़ल को तो सही मायनों में हमाद साहब को देखकर तशवीश ने आ गिरा। कुछ तो ऐसा था जो इस वक्त अयान नहीं कर पा रहे थे। अभी तो यही था सब। क्या कह रहे हैं आप? खुल कर कहें। गज़ल ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई मगर कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया। इस वक्त इस कदर नहीं, तुम जाओ, कुछ नहीं, बस वैसे ही। और माँ की रूम में फजर को देखो, वो ठीक है ना? लहजे में परेशानी अरकम थी, फ़िक्रमंदी थी फजर को लेके, जबकि गज़ल जल्दी से अपनी मजाजी खुदा के हुक्म की तकमील करते बेटे के कमरे की तरफ रुक किया। जी आंटी, सब खैरियत? वो शदीद नींद में झूमती सोने से उठकर आई थी। 1 से 2 दफ़ा नॉक के बाद फजर ने दरवाज़ा खोला। नहीं, सब खैरियत। वो बस ये पूछना था कि तुम्हारे पास सब कुछ है ना? किसी चीज़ की कमी तो नहीं? गज़ल घबरा कर बोली। कुछ बिन भी तो नहीं पा रहा था। क्या मकसद बयान करती वो इस वक्त आपने आने का? नहीं अम्मा जान, मेरे पास सब कुछ है। अगर आपको कोई काम था तो कहिए प्लीज़। वो अब्बासी लेते हुए नींद भगाने की कोशिश करते हुए कह रही थी। नहीं बेटा, बस तुम सो जाओ और माज़र तुम्हें परेशान करने के लिए। कोई बात नहीं, वो मुस्कुरा कर बोली। अच्छा चलो बेटा, अब भी तुम आ जाओ, आराम करो, शब खैर। क्या हुआ? फजर ठीक है? फजर ठीक ठाक है, अपने कमरे में सो रही है। अब आप भी चलिए, नहीं तो जागते रहने से सुबह आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो अपने कमरे में है तो फिर वो सब क्या था? टूटी चूड़ियाँ, लाल दुपट्टा। वो मायूस होने दिमाग के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा था। कदमों में लड़खड़ाहट थी। वो जल्दी जल्दी किचन में खड़ी हमज़ा के उठने से पहले तमाम काम निपटाकर इसके लिए नाश्ता बना रही थी, ताकि ख़ुद भी इसके साथ बैठकर नाश्ता कर सके। 10 बज चुके थे मगर हमज़ा अभी तक ना उठा, वरना अमूमन वो 9 बजे तक अपने बेडरूम से बाहर आ जाता, जबकि शफ़ा सुबह 9 बजे के वक्त सही उठकर जल्दी जल्दी सब काम निपटाने लगी। वो नाश्ता टेबल पर लगाकर किचन टावल से अपने दोनों हाथ खुश करती हमज़ा को जगाने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी, मगर हमज़ा को लाउंज में आता देख वो खुशी से खिल उठी। हमज़ा नक्शे सा तैयार ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। अरे आप उठ गए, मैं तो आपको ही उठाने जा रही थी। नाश्ता बिल्कुल तैयार है, वो हमज़ा के उखड़े उखड़े चेहरे और तासरात को जांचे बगैर बोल रही थी। आइंदा तुम्हें आज के बाद ये जहमत नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें कहते कहते न जाने क्यों रुक गया। बेरुखी से कहता शफ़ा को अपने सामने से हटाकर धक्का देने वाले अंदाज में सोफ़े पर गिरा गया। क्या हुआ मुझे? हमज़ा क्यों खाइफ हुए? मुझसे कोई गलती हुई क्या? वो हवास बागता सी इसके पीछे भागी। क्या हुआ आपको हमज़ा, जो आप इस तरह से मेरे साथ पेश आ रहे हैं?
क्या मुझसे कोई गलती हुई? वो भागती हुई हमज़ा तक पहुंची। अभी तो ज़िंदगी ने नई करवट बदली थी। चंद घंटों कबल ही तो ख्वाबों ने हकीकत का रूप लिया। फिर अचानक ये गम के बादल कहाँ से? बगैर किसी आंधी की इत्तला किए इन सब का कुछ बर्बाद करने को था। वो तो तहे दिल से अपने और हमज़ा के बनाए गए कुदरत की तरफ से इस खूबसूरत रिश्ते को दिलो जान से कबूल कर बैठी थी। इसको अपने दिलो जान से मन मुहर्रम तलाश कर बैठी थी। वो इसको अपनी खुशी सौंप बैठी थी। तो फिर अचानक क्यों ये काली आंधी इन सब कुछ अपने साथ उड़ा कर ले गई? कितनी खुश थी वो चंद लम्हों पहले अपने वजूद को हमज़ा की गुर्बत से महकता महसूस करती, तो क्या इसकी ख्वाहिशात को इसी की नज़र खा गई? सही मायनों और ख़ुद को सुहागन तो आज की सुबह तस्लीम किया। फिर अब क्यों इसने अपना नाम छीना चाहा? वो सितमगार। वो इसी तरह सुन रहेगी जब हमज़ा इसको हमेशा के लिए खुद से दूर करने के लिए आज़ादी के 3 लफ्ज़ कहने को था। वो इस वक्त ही खुद को जीना जागता कब्र में उतरता महसूस कर चुकी। दूर हो जाओ शफ़ा मुझसे, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मेरे फ़ैसले में रद्दो बदल का अब कोई गुंजाइश नहीं। वो कठोर सा संगदिल बंद कह रहा था जब लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। नज़रें कुछ और ही दास्तां सुना रही थी। शफ़ा समझ ही नहीं पा रही आंखों की ज़ुबान को सच माने या फिर ज़ुबान से निकले जानलेवा तेवरों को हकीकत माने। हमको सितम अज़ीज़, सितमगार को हम अज़ीज़। तुमने मुझे किसी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया रात भर। बकौल तुम्हारे मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ। तो क्या तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी महज एक ही रात में? भर गया तुम्हारा दिल? अगर औरत के जिस्म की तलब थी या फिर अपनी मुँह ज़ोर होने जज्बात को लगाम नहीं डाल पा रहे थे, तो जाकर किसी कोठे पर तवाइफ के वजूद से भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते थे। पूरी हो जाती तुम्हारी ज़रूरत। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बेखौफी से कहती, हाथ मार के सोफ़े के पीछे रखा गुलदान तोड़ चुकी थी। तवाइफ के वजूद से खेलना और अपनी रातों कोठे पर रंगीन करना बीवी होने के बावजूद तुम्हारे बाप की फितरत है। मेरा शौक़ नहीं, वो बावर कर रहा था। कितनी सफ़ा की थी इसके लहजे में। तुम्हारा बाप, बस करो ये जुमला बार बार कहना। तुमने कौन सा बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया, आही कर ही दिया साबित कि मेरे बाप के ही भाई का लहू हो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। ठप लगा, तुमने इस बात का सबूत कर दिया कि तुम हो आखिर मेरे बाप के ही भतीजे। शफ़ा अपनी आंखों में वीरानी लिए हदायतानी नज़रों में चीखती बोली, मेरे वजूद की ज़रूरत से पहले तुम मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बाप से पूरा किया गया इंतकाम थे। तुम्हारे ज़रिए मुझे अपना इंतकाम लेना था। जो कुछ मेरी माँ के साथ गुजरा अब तुम्हारे बाप को पता चलेगा। जब तुम लुटी पुटी अपने घर को पहुँचोगी तब तुम्हारे बाप को बेटी के दुख का अंदाज़ा होगा। हो गया तुम्हारा इंतकाम पूरा। वही सोचा है तुम्हारी ये कि मैं अपने बाप के दर पर जाऊंगी। मौत को गले तो लगा सकती हूँ मगर अपनी माँ की आंखों का गुरूर और फ़ख्र नहीं छीन सकती। मौत का वक्त मुकर्रर है सबका। जाना तो तुम्हें अपने बाप की दहलीज पर ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ठिकाना भी तो नहीं तुम्हारे पास। वो शायद खुद को बहला रहा था। खुदा की ज़मीन बहुत कुशादा है, तुम्हें फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं। आवारा बहुत कह चुके हो तुम अपनी। अब ज़्यादा मेरी भी सुनो। जो मेरे माँ बाप ने मेरी माँ के साथ किया, इसलिए कि मेरा बाप इनसे माफ़ी भी मांग चुका था और वो नहीं तहे दिल से बखूबी माफ़ भी कर चुकी थी। तो क्या एक माफ़ी से मेरी माँ के साथ तमाम किए गए मज़लूम का मुमदारा हो चुका? आंखों में कर्ब लिए वो इसके सामने सरापा सवाल था। वो पल भर को खामोश रही। कुछ सवाल के जवाब वक्त देता है और इसके सवाल का भी जवाब तुम्हें वक्त ही देगा। ठीक है, हो गया ना तुम्हारा इंतकाम पूरा अब? वो अपने बालों को मुट्ठियों में जगड़ते हुए बेबस और तड़पती गम से चूर लहजे में बोली, वाकई हमज़ा, अगर तुम अपने नाम के असल मायने जानते तो कभी एक औरत को अपने इंतकाम की बद में ना जड़ते। तुम तो वो मर्द हो जो अपने नाम तक का पास ना रख बैठे। वो खामोश रहे कर जाना नहीं चाहती थी। अपने साथ किए गए अजीम सितम को, इस हर जाई को एहसास दिलाकर ही वो इसकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहती थी। मैं डिवोर्स पेपर तैयार करवा रहा हूँ, अगले 2-4 दिन में तुम्हें मिल जाएंगे और फिर तुम आज़ाद हो, जिस तरह चाहो अपनी ज़िंदगी गुजारना। वो सफाकी से कहता इसकी हैसियत टके करके गुजर गया। क्या बात है, वाह, बहुत शातराना दिमाग के हामिल हो शख्स। वो चाह कर भी सितमगार से अब भी नफ़रत नहीं कर पाई। दिल को अब भी एक महूम सी उम्मीद थी कि शायद इस सितमगार को वो अजीज़ हो जाए। अपना हक वसूल करके तुमने मुझे छोड़ दिया, बहुत अच्छा इंतकाम लिया। वैसे तुमने मेरे बाप से आपने अपना इंसाफ कर लिया मिस्टर हमज़ा जलाल। ठीक है, मगर मैं अपना इंसाफ अपने अल्लाह पर छोड़ दी हूँ।
मैं किसी भी किस्म का इंसाफ तो क्या क्या फ़ैसला करने तक भी काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह पर पूरा ईमान रखती हूँ और मुझे बेहतर इंसाफ दिलाएगा। या अल्लाह पाक, मैं तो इस शख्स को माफ़ कर रही हूँ, मगर तो बेहतर इंसाफ करने वाला है। वो फर्श पर बैठी दब से काबा शरीफ की तरफ मुंह करके अपनी जोली फैलाकर इस कुल कायनात के मालिक से हम कलाम हुई। आंखों से अश्क रवां थे, लहजा दर्द हुए था, जबकि दिल, जालिम दिल, अब भी सिर्फ एक ही दुआ करता, काश वो इसको ना छोड़े, इसके नाम के साथ अपना नाम करे, मगर वो हर जाए कहाँ इसके दुख और फरियाद को सुनता। खुश तो तुम बहुत हो गए ना, क्योंकि तुम्हारा आज बहुत बड़ा मकसद पूरा हुआ। तुम्हारी कम ज़र्फ जहानत के मुताबिक मैं अपना सब कुछ उल्टा कर वापस अपने बाप की दहलीज पर कदम रखूँगी। मगर तुम ये मत भूलना, जिसके वजूद के साथ तुमने सारा वक्त खेला, अपनी रातों को रंगीन बनाया और जिसके वजूद से ही तुमने अपने वजूद को राहत बख्शी, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी है। वो लबों पर कफ़ल चढ़ाए और इस पर सर फड़ी हुई नाजुक सी लड़की को देख रहा था। किस कदर हौसला और हिम्मत ही इसमें कि वो अब भी अपना सब कुछ गवा देने के बावजूद भी इसको माफ़ कर चुकी थी। कितना बड़ा ज़र्फ था इसका, मुझे बदले की आग में लपेट कर खाकस्तर करके तुम्हारे वजूद में जमी हुई बर्फ़ पिघली ना। वो बहुत मुश्किल से अपने कदमों पर खड़ी हुई। मैं पेपर्स बनवा रहा हूँ, पहले तुम साइन कर देना, फिर मैं कर दूँगा अपना। वो इसकी बात को सुनने के बावजूद भी इसको अनसुना कर गया। ये शौक़ भी पूरा कर ले, मैं आपको रोकूंगी नहीं, बल्कि अब तो मेरी खुद की भी यही ख्वाहिश है कि वो कहकर रुकी नहीं। वो हमज़ा को तन्हा इसके घर की दहलीज हमेशा के लिए पार कर गई। अब्बू, मैं तो बस, वो सफाई देने को आगे बढ़ा जब शोर की आवाज़ सुनकर आयमा और सुमेरा भी आ गई। दोनों हैरान और परेशान सूरत हाल को जांचने की कोशिश कर रहे थे। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी अपनी गलीज़ ज़ुबान से अदा किया, रहमान साहब गुस्से से बेकाबू होते उमर के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ सेध कर चुके थे। जबकि दुख बरहाल लाइबा ये सब सूरत हाल देखकर मज़ीद हवास बाख्ता हुई और इसकी तरफ बढ़ी। आयमा के गले से जा लगी और बगैर कुछ वहे ज़ोरों कतार रोकर इसके सीने से जा लगी। क्या हुआ लाइबा, कुछ तो बताओ मेरी बच्ची, तुम्हारी ये हालत किसने की? सुमेरा अपनी शाल उतारकर लाइबा के तन पर फैलाए सरसराई से बोली। लाइबा के फटे फटे कपड़े, इस उजड़ी बिखरी हालत, वीरान आंखें जब से खूब ख्वाब नोच कर रही हूँ। बेबस लोग बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश के बावजूद भी लोहे की तार जैसे ही होते हैं। और फिर रात की इस तरीक़ी में उमर का लाइबा के कमरे से निकलना बिन कहे बहुत कुछ आया कर रहा था। एक बहुत बड़ा तूफ़ान की आमद का ऐलान करता, चीख चीख कर तूफ़ान से होने वाली तबाही का पता दे रहा था। सुमेरा चाह कर भी खुद को बुरा सोचने से बाज नहीं रख पाई और उसका दिल अपने लखते जिगर को कसूरवार मानने पर आमादा ही ना था। वो तीनों दहल कर अपनी जगह पर साकत रह गई, रहमान साहब के जवां जहां औलाद पे हाथ उठाने की वजह से। लाइबा के रोने में मज़ीद शिद्दत आई। वो फैसला कर चुकी थी कि उमर के किरदार के ऊपर किसी भी किस्म के गंदगी के छींटे अपनी वजह से नहीं आने देगी। वो अभी इस वक्त सबको सच बताएगी, सुना देगी अपने साथ होने वाली दास्तां। लाइबा, तुम बताओ, ये सब कुछ क्यों, ये सब कुछ हुआ, क्या कर रहे हो थे तुम लोग इस वक्त? अब इनको रुख बेबसी की तस्वुर पर बनी लटी पटी भांजी की तरफ था। लाइबा को रहमान साहब के लहजे में चट्टानों की सख्ती महसूस हुई, जबकि आंखें आग बरसाती, जिसकी शिद्दत से इसका पूरा वजूद जल गया। मैं बताती हूँ आपको सब कुछ सच सच, वो टकटके गम से चूर हुए लहजे में सिसक कर गोया हुए। किस तरह अब वो बड़ों को खुद के साथ होती दरिंदगी की दास्तां सुनाती, किन लफ्ज़ों का चुनाव करती। लाइबा का बेसाख्ता दिल हुआ कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए, या फिर मौत का फरिश्ता आ जाए और इसकी रूह कब्ज़ कर ले। मगर किस्मत थी कि अभी मज़ीद इम्तिहान लेने थे। 1 मिनट लाइबा, मैं बताऊंगा सबको सब कुछ, मैं बताता हूँ आपको सब हकीकत, उमर सख्त लहजे में कहता लाइबा को गोया हुआ। वो इसको कुछ भी कहने से बाज रखना चाह रहा था। फिर एक नज़र अपने हत्थे से अखड़े बाप को देखा, जो इस वक्त किसी भी मामूली सी रायत देने को भी मूड में ना था। मामू उमर, मैं लाइबा से निकाह करना चाहता हूँ जल्द अज जल्द। वो लाइबा के कुछ बोलने से पहले सख्त लहजे में कहता इसको चुप करा गया और सारा इल्ज़ाम खुद पर डाल गया। वो हरगिज़ भी लाइबा के किरदार पर या फिर इसकी इज़्ज़त पर कीचड़ उछालने का मुतमनी ना था। वो वादा कर चुका था लाइबा की इज़्ज़त और आसमत की हिफाजत का। वो इस वक्त खुद मौत को तो गले लगाने को तैयार था, मगर लाइबा को तन्हा छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। अपनी ज़ात को अपने घर वालों के सामने मशकूक ठहराना बेकसूर होते हुए भी कसूरदार बहुत ही ज़र्फ़ की बात थी। और ये बड़ा ज़र्फ़ बर एक बेशक न और ये बड़ा ज़र्फ़ से हर एक में बेशक ना पैदा होता। ज़िंदगी में कोई खुशी, कोई जज्बा मुस्तकिल नहीं रहता, इनके पोशीदा पाँव भी होते हैं। हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये दूर चले जाते हैं तो कभी पास।
बस इस कठिन मुश्किल में कोई आबाद हो जाता तो कोई बर्बाद हो जाता। लैबा ने वहशतज़दा नज़रों से इस मेहरबान पर डाली जो इस तरह इसको इज़्ज़त पर आँच न आने देने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था। किसी मुहाफिज, किसी मजबूत रखवाले की तरह वो हर सूरत इसका दामन स्याही के ना मिटने वाले दाग से महफूज रखना चाहता था। वो वाकई एक मेहरबान था, दर पे था। क्या था अब लैबा के पास? कुछ भी तो ना था। क्या दे सकती थी वो उमर को सिवाय खोखले वजूद और ज़ख्मी रूह के? वो खाली हाथ थी, दामन थी, बंजर ज़मीन भी थी, कभी फूल खिला भी था। इसके बावजूद भी वो अपना सब कुछ लुटा बैठी थी, हार चुकी थी। इसकी इज़्ज़त का जनाजा एक जिस्म का बेचारी हवस परस्त शख्स निकाल गया। सब कुछ जानते बूझते भी वो डटा हुआ इसके लिए था। कितनी सफाई से वो लैबा का हर इल्ज़ाम अपने पर ले गया, मगर अभी वो ये समझने से कासिर थी कि क्या इस मतलबी दुनिया में वाकई कोई इस कदर नेक फितरत हो सकता है, दींदों और गद से बुरी तरह पड़ी इस दुनिया के बीच में। ठीक है आयमा और सुमेरा, आप लोग तैयारी करें, इन दोनों का निकाह आज सुबह फजर के बाद ही कर दिया जाएगा। रहमान साहब आंखों में शदीद इश्तिआल लिए हुक्म सादर कर चुके थे। लैबा ने बुखलाकर आयमा और सुमेरा को देखा, जिनकी आंखों में भी हैरानगी के साथ साथ परेशानी थी। मगर लैबा के माँ बाप की मौजूदगी के कैसे मुमकिन था? आयमा ने कामते लहजे में दरियाफ्त किया, वरना रहमान साहब के गुस्से के आगे तो वो बोलने की भी सख्त ना थी। जो तुम्हारे साहबजादे कर चुके हैं मेरी भांजी के साथ, इसके बाद अब मैं अपनी बहन के ज़माने भर के सामने रिस्वा नहीं करना चाहता। तुम्हारे बेटे ने तो मेरे सर में इस तरह की उम्र खाक डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बहन और इसकी अमानत मुझे बहुत अजीज़ है और मैं आप दोनों ख़वातीन इस बात को मेरा हुक्म जानकर जल्द अज जल्द निकाह की तैयारी करें। और मैं अपने मसाइल बहुत बेहतर अंदाज में हल करना जानता हूँ। वो एक कहकर कहर बरसाती नज़र उमर पर डालते हुए जा चुके थे। नाश्ते के टेबल पर घर के सभी अफराद मौजूद थे सिवाय फजर के। बेटा फजर कहाँ है? वो उठी नहीं अभी तक। हमाद साहब ने चाय का कप लबों से लगाते हुए घूंट बढ़ते हुए कहा, जी बाबा साईं, वो सो रही है। रात शदीद देर से सोई, इसलिए अभी तक जागी नहीं। पराठा चाय के साथ खाते हुए अरमगान ने तफसील बताई। देर से सोई? हमाद साहब अरमगान का कहा जुमला ज़ेर लब बढ़ रहा है। दिल में मज़ीद अबखान ने जगह ली। अभी वो मज़ीद कुछ और कहने को थे, मगर अपनी माँ को बेटे से हम कलाम होते देखकर खामोश हुए। अरे बेटा, मुझे ज़रा फजर बेटी के वालिद साहब के घर का एड्रेस दो, मैं शिगन के तहफ़ इनको भेजना चाहती हूँ। दादी ने जल्दी से कहा, मुबादन कहीं वो भूल ही न जाएं और मगान ऑफिस के लिए रवाना ना हो जाए। इनके लहजे में मोहब्बत थी फजर के लिए। वो अपने दिलो जान से अजीज़ पोते को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोली, शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि कुछ नहीं कर सकती, मगर वो अब पूरा शादी के अरमान करना चाहती थी। मगर तो है अकेला ही दूल्हा बनकर निकाह पढ़वाकर बहू को घर ले आया। वो खुफ्तगी से बोली, चलो फिर ऐसा करते हैं, आप और गज़ल इसको शगन के तहाइफ भी दे आएँ और साथ ही साथ में जो आप दोनों जाकर इनको परसों अरमगान और फजर के वलीमे की दावत भी दे आएँ। बाबा सही, आज मुझे गुरूर सुनने के साथ मीटिंग है। कुछ ही देर में आपके हवाले से मैं आपसे कुछ अहम निकात तबादल करना चाहता हूँ। अब वो दोनों बाप बेटे खासा कारोबारी गुफ्तगू में मशगूल थे, जबकि दोनों सास बहू जल्द अज जल्द नाश्ते से फारिग होने के बाद फजर के घर ले जाने के शगुन की तहाइफ को तैयार कर रही थी। वो आंखों में शदीद बरहमी लंबे लंबे डंक बढ़ता इस तक पहुंचा, मैं बस मजाक किया था सोहा की तो गोया सीधी ही गुम हो गई हो मुस्वा के ख़तरनाक हद तक खुशबू तेवरों को देखकर। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। टेक